नमस्कार संदीप जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। सर, 1 महीना हुआ है लगभग जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को। जांच पड़ताल चल रही है, उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो गया और अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने भी 50-52 मामलों की सुनवाई वो कर रहे थे, जिन भी मामलों से वो जुड़े थे, उनकी सुनवाई दोबारा से होगी। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं थोड़ा इसको क्या कहूँ, मतलब नकारात्मक दृष्टिकोण मेरा इसके लिए होगा, क्योंकि ऐसा अदालत को शायद करने से अभी बचना चाहिए। दिस इज प्री मेच्योर। क्योंकि अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता चला है कि जांच में कहाँ तक जांच पहुंची है। 3 जज कर रहे हैं जांच को, उन्होंने क्या फाइंडिंग पाई है। तो अगर कुछ फाइंडिंग है जिसमें कि सच में, क्योंकि देखिए, दो चीज कंट्राडिक्ट नहीं कर सकती। अगर हाईकोर्ट इस मसले पर पहुंच गई है कि जिन मामलों की सुनवाई जस्टिस वर्मा ने की थी उनकी फिर से सुनवाई की जाए, तो एक तरह से हिंट तो ये दे रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद जस्टिस वर्मा। लेकिन अगर उनके खिलाफ कुछ ऐसा मिलता है कि रॉन्ग है, तो फिर क्रिमिनल एक्टिविटी आगे बढ़नी चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग आगे बढ़नी चाहिए, ना कि उस मामले की सुनवाई फिर से होनी चाहिए जो कि पहले हो चुकी है। कहते हैं ना, नो वन कैन सेट द क्लॉक बैक। तो कोई पीछे नहीं स्थापित कर सकता घड़ी को, और उस पर आगे जो अमल हो चुकी है, अब अगर हम उस गड़े मुर्दे को उखाड़ेंगे तो शायद कहीं ना कहीं बाकी के पक्षकारों के साथ एक तरह से ज्यादती होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आ रही है कि इस तरह की बात अगर अदालत कहीं से कह रही है, तो सबकी सुई तो आ रही है कि देयर इज समथिंग इनक्रिमिनेटिंग, मतलब मिल रहे हैं जिसमें कि अदालत को ये कन्विंसिंग हो रहा है कि जस्टिस वर्मा का कुछ न कुछ रोल रहा है। और दैट्स वाज नॉट ओनली द रोल, दैट वाज सब्सटेंशियल रोल, जिसके नाते अदालत उन फैसलों को ही क्वेश्चन मार्क लगा रही है जो उन्होंने अपने कार्यकाल में लिया था। लेकिन यह प्री मेच्योर होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप इस फाइंडिंग को पब्लिक के बीच नहीं करते हैं कि क्या फाइंडिंग में मिले हैं, क्या एविडेंस मिले हैं, जिसके तहत आप इस लेवल पर पहुंच गए कि माननीय न्यायाधीश के द्वारा जो भी फैसले लिए गए उनकी पवित्रता पर आपको शक और शुबहा ही नहीं हो रहा है, बल्कि आप इस नतीजे पे पहुंच गए हैं उसे फिर से सुना जाना चाहिए। तो अगर फिर से सुने जाने के नतीजे पे पहुंचे हैं तो डेफिनेटली यू आर कन्विंस्ड। मतलब जो जांच टीम है, मैं कह रहा हूं जांच टीम बोले तो 3 जजों की पीठ जो जांच कर रही है हाईकोर्ट के जजों की, तो दे आर कन्विंस्ड कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद जस्टिस वर्मा, एंड दैट्स व्हाई दे कम टू दिस कंक्लूजन। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो 3 जजों की कमेटी थी उनको कुछ ऐसा मिल गया है और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को कन्वे किया है वो मैसेज, और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला लिया। दिस इज ए बिग स्टेप। विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस कोर्ट इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि 3 जजों की पीठ जो जांच कर रही है वह पुलिस का काम कर रही है। पुलिस को अगर किसी जांच में कोई सब्सटेंशियल एविडेंस मिलेगा तो क्या होगा? पहले कहेगी कि भाई अरेस्ट करो, कस्टोडियल इंट्रोगेशन करो। तो अगर 3 जजों को कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस मिल गया है, तो अब मेरा मानना है कोई भी कानून का विद्यार्थी यही कहेगा कि अगर पुलिस को कुछ एविडेंस मिले हैं तो एक्यूज को बैठा के उससे कन्फ्रंट कराया जाना चाहिए कि भाई एविडेंस आपके खिलाफ मिले हैं, इस पे आपको क्या कहना है। तो इस तरह की चीज होनी चाहिए। दूसरी बात, एक्यूज के साथ जिस तरह से व्यवहार होना चाहिए, 3 जजों की पीठ फर्दर जो सीआरपीसी के तहत प्रोसीडिंग्स है या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो प्रोसीडिंग है आगे बढ़नी चाहिए। जिस तरह एक पुलिस अधिकारी जांच करता है और अपने कदम आगे बढ़ाता है, उसी तरह माना कि जांच न्यायिक अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी गोपनीयता मेंटेन करते हुए आगे जस्टिस वर्मा के साथ इस तरह से पेश आना चाहिए और उन्हें एक तरह से कहें कि समाज में ओपन नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि वो एविडेंस के साथ खेल पाए। किसी भी एक्यूज को अगर हम फ्री छोड़ते हैं, और खास करके वो एक सिटिंग हाईकोर्ट का जज है जिसके खिलाफ अगर 3 जजों की पीठ इस नतीजे पे पहुंच गई है कि उसके फैसलों को फिर से सुना जाए, तो डेफिनेटली ही इन कंडीशन टू थ्रेटनिंग द विटनेसेज, गवाहों को धमकी देने की स्थिति में है।
जांच को प्रभावित करने की स्थिति में तो बहरहाल नहीं है, क्योंकि तीनों जजों जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं तो उनको तो प्रभावित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बात से तो कहा ही जा सकता है कि बाकी के जो गवाह होंगे या साक्ष्य होंगे उनको कहीं न कहीं प्रभावित करने की स्थिति में होगा। तो इसलिए उनको जो है कहीं न कहीं उनकी फ्रीडम को कर्टेल किया जाना चाहिए, जिससे कि जो जांच हो उसकी पवित्रता किसी तरह से प्रभावित ना हो और माननीय न्यायाधीश हमारे जिस फाइंडिंग पर पहुंचना चाहते हैं उसमें किसी तरह की उन्हें बाधा उत्पन्न ना हो। लेकिन सर, अगर उन 3 जजों को कुछ मिल गया है और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा और इसलिए फैसला लिया गया है, तो कम से कम अब तो ट्रांसपेरेंसी बरती जाए। हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने यही तो कहा था कि ट्रांसपेरेंसी बरती जाए और इस मामले में भी एफआईआर दर्ज हो। तो अब तो 3 जजों को चाहिए कि वो दिल्ली हाई कोर्ट को ये सब कन्वे करने की बजाय अब एफआईआर दर्ज करवा दें। देखिए, बात यह है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस चौथे स्तंभ का, जिसको न्यायपालिका भी हम कह रहे हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हम लोगों को खुद ही जब सार्वजनिक स्थान पे जा रहे हैं या कहीं सार्वजनिक मंच पे जा रहे हैं और इस तरह के सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं कि भाई बताइए पैसा किसका था, वर्मा जी का था क्या, चीफ साहब का था क्या, किसका था? तो इस तरह के सवाल जब हमसे पूछे जाते हैं तो कहीं न कहीं हमें भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब बाकी मैं छोड़ता हूं कि बाकी के न्यायाधीशों से भी ऐसा सवाल पूछा जाता होगा, क्योंकि हाई कोर्ट में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में कम से कम 125 के करीब न्यायाधीश हैं, लखनऊ और इलाहाबाद बेंच मिला करके। दिल्ली हाई कोर्ट में भी जजों की संख्या देख लें, तो इस तरह से उनसे भी इस तरह के सवाल पूछे जा रहे होंगे। तो कब तक इन सवालों का जवाब टाला जा सकता है? मुझे लगता है कि फिर एक बार कहो ये तो सेल्फ गोल हो गया, इसको मैं सेल्फ गोल ही मानूंगा। आपको पहले इस फाइंडिंग पर जनता को पहुंचाना चाहिए था कि भाई अगर जस्टिस वर्मा जी का कोई रोल नहीं है तो सीधे क्लीन चिट दीजिए। लेकिन उनके फैसलों पर किसी तरह का उंगली उठाने का मतलब कि आप एक मैसेज गलत दे रहे हैं समाज में कि उनको खिलाफ कुछ न कुछ इनक्रिमिनेटिंग मिला है, जिसके चलते उनकी द्वारा अभी तक के लिए फैसलों को हम पवित्र नहीं मानते हैं, इसीलिए उन अपवित्र फैसलों की फिर से हम सुनवाई करना चाहते हैं। तो यह एक कहें कि एडमिशन आ रहा है और इसको कोई भी कहेगा कि आखिर ऐसी अर्जेंसी क्या है कि पीछे के लिए गए फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और अदालत इस कंक्लूजन पे पहुंच गई कि इसकी फिर से सुनवाई होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यह चीज अभी भी जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है, जब तक जांच किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाती है, तब तक शायद ऐसा कोई फैसला लिया जाना अदालत के द्वारा आवश्यक नहीं था, या और अगर किया ही जाना था तो इसके बारे में भी एक स्टेटस लोगों को बताना चाहिए था कि अभी जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो जांच चल रही है वह कहां तक पहुंची है। पर सर, यहाँ पर यह भी तो समझना जरूरी है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की कमेटी बनाई, खुद ही जज के खिलाफ मामले की जांच कर रहे हैं, खुद ही अब अंदर खाने ये मैसेज दिल्ली हाई कोर्ट को दे दिया गया है, खुद ही जजों ने ये फैसला लिया कि उनके सुने हुए मामलों को दोबारा से सुना जाएगा और उनकी ट्रांसफर भी खुद ही कर दी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सर, ये क्या चल रहा है? इतना बड़ा, जिसे कहते हैं ना, साख पर धब्बा है ये न्यायपालिका की, इस धब्बे को जल्द से जल्द धोना चाहिए। ये तो और उलझता जा रहा है। आपने एक तरह से खुद ही मान लिया कि उनके खिलाफ जो आरोप लगे शायद सही है, इसीलिए आप उनके सुने हुए मामलों की फिर से सुनवाई कर रहे हैं। तो क्या मैसेज जा रहा है जनता के बीच? नहीं, देखिए कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो देश का जो प्रथम नागरिक है, नंबर 2 है हमारे उपराष्ट्रपति जी, अगर उन्होंने आगे बढ़ के कोई बात बोली, और जब मैं उपराष्ट्रपति जी की बात कर रहा हूं तो उनका एक अच्छा खासा अनुभव सुप्रीम कोर्ट में वकालत का भी है, बिल्कुल, और राजनीतिक अनुभव भी उनका कम नहीं है। तीसरी बात, जब तक उनका कार्यकाल आपने देखा है कहीं भी सक्रिय भाजपा की राजनीति में वो शामिल नहीं रहे, मतलब दलगत राजनीति से वो ऊपर उठे हुए व्यक्ति हैं। तो उनका हमेशा जो कंसर्न रहा है कहीं न कहीं एक अच्छी व्यवस्था बने, और राष्ट्रवादी विचार उनके रहे हैं हमेशा जो है, तो उनका चिंता बहुत ही वाजिब है। और मुझे लगता है कि राजनीतिक खाने में सभी की चिंता है। नहीं तो आप देखें कई लोगों के बयान आ चुके, किरण रिजिजू साहब के बयान आए, फिर आपके सामने निशिकांत दुबे जी का बयान आया, हालांकि पार्टी ने उसे डिसोन कर दिया अपने बयान को, और शायद पार्टी भी चाहती नहीं थी कि किसी तरह का टकराव हो। लेकिन जो बात निशिकांत दुबे जी ने बोली, जो
शंकर शर्मा जी ने बोली, जो राज्यसभा सांसद हैं। मिश्रा जी ने भी एक तरह से कहा। हाँ, तो मतलब आप जब चीजों को, हाउस अपने ऑर्डर को ठीक में नहीं रखेंगे, या लोगों को बार बार लगेगा कि चीजें ठीक होनी चाहिए और आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर तो किसके किसके मुंह बंद आप कराएंगे। मुंह बंद कराने की भी एक लिमिट होती है। नहीं तो आप जिन सवालों का जवाब जनता को दे सकते थे तुरंत का तुरंत, क्योंकि आफ्टर थॉट चीजें जब आई, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली के लुटियंस जोन में कोई घटना घटती है और 4 दिन तक लोगों को पता नहीं चलती है। मैं तो कहता हूं आग लगी होगी, धुआं उठा होगा, कहते हैं ना जहां स्मोक होता है वहां आग होती है, वो धुआं तो सबको दिखा होगा। और दिल्ली के लुटियंस जोन में तो मीडिया के कैमरे दौड़ते रहते हैं, लेकिन ना मीडिया के कैमरों ने देखा, ना पुलिस ने कुछ बोला, सभी ने अपने अपने, एक कहते हैं न्यायपालिका के सम्मान में अपना मुंह बंद रखा। लेकिन जब बात सामने आ गई तब तो चीजों को ट्रांसपेरेंट वे में रखा जाना चाहिए था। बहुत ही मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मतलब सच में जस्टिस वर्मा जी गिल्टी हो गए क्या, आखिर उनके फैसले क्यों चैलेंज किया जा रहा है। मुझे बहुत ही झटका लगा है। ना कहीं से डिमांड आई है, ना किसी ने कोई एलिगेशन लगाया है कि हमने मतलब वर्मा जी का कोई कंडक्ट ऐसा रहा जिसके चलते इस जजमेंट को चैलेंज किया जाना चाहिए। अगर अपने आप अदालत इस कंक्लूजन पे पहुंच गई कि इन फैसलों की फिर से सुनवाई होनी चाहिए, तो ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। और इस गंभीर विषय पर अब अगर कोई बोलेगा तो फिर उसके लिए क्या कहा जाएगा। लोग कहेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल दे रहा है या न्यायपालिका पे सवाल उठा रहा है। भाई न्यायपालिका भी उसी संविधान के प्रति जिम्मेदार है जिसके प्रति हमारे राजनेता हैं या राष्ट्रपति हैं या उपराष्ट्रपति हैं। तो एक अंग को जो है सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक कंटेम्प्ट नाम का हथौड़ा है लोगों को जेल भेजने का, उसके नाते कोई सवाल नहीं पूछेगा, तो शायद वह डर अब लोगों के अंदर से खत्म हो गया है। जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे जज है वो भी कई बार गलत हो सकते हैं, भगवान तो नहीं है ना। तो अगर गलती हो गई थी जस्टिस वर्मा के मामले में, और देश के उपराष्ट्रपति आपको गलती को सुधारने के लिए कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि 7 दिन तक पता ही नहीं चला किस किसने उसको छिपाया, किस किसने उस पर लीपापोती की। और फिर रिपोर्ट दी गई दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से, और आधी रात को सुप्रीम कोर्ट ने वो वीडियो जारी कर दिए अपने ही वेबसाइट पर, 2:30 बजे के आसपास जारी किए गए होंगे। आपको याद होगा हमने तब भी इस विषय पर चर्चा की थी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लग ही रहा था ना सबको, वरना अगर कुछ नहीं था तो नहीं था, बात खत्म हो जाती। आपने खुद जांच पड़ताल इनिशिएट की, तो आपको कम से कम अब तो उपराष्ट्रपति की बात मान लेनी चाहिए थी। वो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, लगे हुए धब्बे को धोने की बात कर रहे थे, एफआईआर की बात कर रहे थे कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, तो अभी भी वो गलती सुधारने का नाम ही नहीं कोई ले रहा। और फिर कहा जाता है कि आम लोग अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करके न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे। सर, न्यायपालिका ये मौका आम जनता को दे क्यों रही है? न्यायपालिका मौका दे क्यों रही है, सबसे बड़ा सवाल यह है। आखिर इसी सवाल में जवाब है, हम कैसे लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं। क्या उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव है जिसके चलते उनको वह जिम्मेदारी दी जा सके, जिसके चलते वह उन लोगों के कामों को एग्जामिन करें जो कि 5-5 बार के लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव जीत करके आते हैं। मेरा कहने का इशारा ये है कि विधायिका के काम पर एग्जामिन करने की पावर, आखिर आप सोचिए बड़े बड़े वकील हुए हैं, पालकीवाला हुए, सोली सोराबजी हुए, या फिर न्यायाधीशों का नाम ले लें तो जस्टिस भगवती हुए, और फिर ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने न्यायपालिका को एक दशा और दिशा दी है। तो उनका ये था कि जब हमने शपथ ले ली है तो हमें देश के संविधान के निर्वचन की जिम्मेदारी दी गई है, और हमें अपने लाइफ में कुछ ऐसा करके जाना है जिससे कि जो संवैधानिक सवाल खड़े हो रहे हैं उनका एक जवाब जनता तक मिले। हम सिर्फ एक नौकरी करके ना चले जाएं। मैं बहुत ही कड़ा शब्द उपयोग कर रहा हूं क्योंकि नौकरी करना और न्यायाधीश होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। न्यायाधीश 24 घंटे न्यायाधीश होता है, और नौकरी मतलब आप ड्यूटी करते हो, पहली तारीख की सैलरी का इंतजार करते हो। और न्यायाधीश होता है जिसके काम 24 घंटे केवल और कानून के बारे में और संविधान के बारे में सोचना होता है। उसे कभी नहीं सोचना होता है कि हम
हैदराबाद में प्रॉपर्टी बना लें, बेंगलोर में प्रॉपर्टी बना लें, दिल्ली में बना लें, बॉम्बे में बना लें, या ब्रिटेन में बना लें, अमेरिका में बना लें, ये सब चीजें उसके दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। और जब आप पूरी तरह से कमिटेड होते हैं संविधान के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के प्रति, हाई कोर्ट के प्रति, तब आप जाकर के 24 घंटे सोच पाते हैं इस दिशा में। लेकिन बात यह है कि इस तरह के फैसले क्यों नहीं आ रहे हैं। इस तरह से जब चीजें मिसमैनेज हो रही हैं तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका को भी अब गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, क्या हम ऐसे लोगों का सिलेक्शन कर पा रहे हैं जो 24 घंटे कहें न्यायाधीश के रूप में सोच रहे हैं और संविधान की ही जिंदगी जी रहे हैं। आप कोलिजियम की तरफ इशारा कर रहे हैं सर? कोलिजियम में भी बुराई नहीं है। कोलिजियम में जरूरत क्या है कि आप कैसे लोगों को ले रहे हैं। आखिर जिस कोलिजियम से चंद्रचूड़ साहब आए, जिस कोलिजियम से आपके टी.एस. ठाकुर साहब आए, यू ललित साहब जैसे लोग जज बने हैं। यू ललित साहब एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता रहे हैं, उनको कई बार कहा गया कि आप जज बनिए, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा अरे भाई एक्सेप्ट करिए, आपकी आवश्यकता है हमें। तो जब ऐसे क्रीम लोगों को आप छांट करके अपने पास लाते हैं तब किसी को कोई सवाल उठाने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन जब नियर एंड डियर वंस के लिए आप इस तरह से एक मर्यादाओं को कहीं न कहीं दबा देते हैं, या ये कहें कि जो सवाल उठने की गुंजाइश छोड़ते हैं, तो निश्चित ही जनता सवाल करेगी। और सोशल मीडिया का जमाना, आप किसके किसके मुंह बंद करेंगे। सर मैं आपकी बात समझ गई, क्योंकि देखिए ऐसा है कि कोलिजियम ही वो सिस्टम है जिसके जरिए तू मेरे भतीजे को लगा दे, मैं तेरे चाचे को लगा दूंगा, आगे चल के 10 साल के बाद तू मेरे बेटे को फिक्स कर देना। यही चलता है ना साधारण भाषा में। जब हम बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि चाचा भतीजा चल रहा है, मेरे बेटे को आज तुमने लगा दिया, तुम्हारा बेटा जब वहां पहुंच जाएगा मेरी सिफारिश कर देगा। यही होता है ना सर। लेकिन तो ऐसे में वो लोग जो बहुत काबिल होते हैं उनको मौका नहीं मिलता। इसीलिए सरकार एनजेसी लाना चाहती थी, जिसको इसी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था 2015 में। और अब देखिए आप कैसे उलझे हुए हैं। लेकिन अब अगर ये मान लेते हैं कि वो 52 या 50 मामले खुलते हैं, तो फिर तो सर जिन्होंने जस्टिस वर्मा के साथ बेंच में बैठकर फैसले सुनाए वो भी घेरे में आएंगे। और फिर तो पता नहीं किन किन लोगों की पोल पट्टी खुलने लगेगी। फिर तो पेंडोरा बॉक्स ऐसा खुलेगा कि संभाले नहीं संभलेगा। देखिए, देखने में बहुत छोटी सी बात लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। जब मुझे खबर पता चली तो हमने यही कहा अपने लोगों से कि देखिए ये तो बहुत बड़ा सेल्फ गोल हो रहा है, विदाउट एनी फाइंडिंग सेल्फ गोल हो रहा है। आपने मतलब मान लिया कि दिस पर्सन इज गिल्टी। किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई कि इन मैटर्स की फिर से सुनवाई होनी चाहिए, ऐसा कुछ। तो अभी बहुत सारे सवाल उठेंगे अंजू जी, जिनका जवाब न्यायपालिका को देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायपालिका के पास कोई प्रवक्ता नहीं होता है जिससे कि सवाल पूछे जा सके, या न्यायपालिका कोई पीसी कर पाए। नहीं तो इन सब सवालों का जवाब न आना जो है न्यायपालिका की तरफ से, कहीं न कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों के अंदर आ रहा है। आप देखिए कितनी भयंकर टिप्पणियां लोग कर रहे हैं। मतलब मैं तो दुखी हो रहा हूँ इन कमेंट्स को पढ़ करके, देख करके, कि हमें ये दिन भी देखना पड़ रहा है। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, चलो भाई मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देख रहा था, उसको इग्नोर करता हूँ। सूरजपुर कोर्ट में जाइए, यूपी की किसी भी कोर्ट में जाइए, बिहार की किसी भी कोर्ट में जाइए, हमको भी पता है, आपको भी पता है, हर कोई इस बात को एडमिट करता है कि जब तक आप सेवा नहीं देंगे तब तक आपकी फाइल ऊपर चढ़ती ही नहीं है। खास करके कोर्ट स्टाफ तो जो प्राइवेट इंगेज किए गए रहते हैं, वो जब तक उनको उनकी सेवाएं नहीं दी जाएंगी तब तक वो फाइल आगे ही नहीं बढ़ाएंगे, या कहें सेवा शुल्क नहीं देंगे तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन नीचे की अदालत थी जहाँ पे 150 की रिश्वत चलती है या 1500 की चलती है, उसको इग्नोर किया जा सकता था, चलो भाई ठीक है नीचे की कर रही है। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल का हो जाता है तो इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। यह चीज सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है कि कोई व्यक्ति अपने पैसे के बल पे, अपने प्रभाव के बल पे, न्यायाधीश जिसकी पूजा की जाती है, जिसके पास नेक्स्ट आफ्टर गॉड लोग जाते हैं, तो वहां से अगर कुछ इस तरह से मैलिस दूषित आदेश पारित हों, मैं इसको दूषित आदेश कहता हूं, दूषित आदेश पारित होने से एक तरह से कहें कि पूरे के पूरे समाज और सिस्टम में जो है निराशा जा रही है। और निराशा जाने के बाद तो मैं तो कहता हूं कि निराशा का जन्म देने वाला भी अदालत ही है। देखिए आज अदालतों में न्याय हो कहाँ रहा है।
जब दो पक्षकार अदालत में खड़े होते हैं तो अदालत कहता है मैं मैटर को मीडिएशन में रिफर कर दूं। भाई एक आदमी को थप्पड़ थप्पड़ चौराहे पीटा गया है और कहा अच्छा चलो मीडिएशन में भेज देते हैं, देख लो, तो मीडिएशन में समझौता हो जाता है, हाँ जी हम माफी मांग ले रहे हैं या उन्होंने हमको क्षमा कर दिया है, मैटर खत्म कर दिया जाए। भाई आदमी न्याय के लिए जा रहा है, या किसी ने किसी की बेईमानी कर ली 1 लाख रुपए की, तो मीडिएशन में गया मैटर 80,000 देंगे जी, ठीक है चलो मान जाओ। कहाँ 1 लाख रुपए का मामला है, उस पर 18% ब्याज जोड़ करके अगर 10 साल का ब्याज लगता है तो ब्याज जोड़ के अदालत को दिलवाना चाहिए। वहां अदालत क्या कहती है, मीडिएशन में चले जाओ जी, मीडिएशन में समझौता हो गया जी, 1 लाख का 80,000 में जाओ जी घर जाओ, केस खत्म। को भगवान कहा जाता है, न्याय का मूर्ति कहा जाता है। तो अगर ऐसा कौन सा आसमान गिर रहा था कि उनको भेज दिया गया ट्रांसफर करके वहां पे। पर सर अब तो ट्रांसफर करके वहां गए, वहां पर भी तो रोस्टर में नाम नहीं आया, पता नहीं आएगा भी या नहीं। दिक्कत तो उनके लिए ये भी होगी, अगर उनके पिछले हाई कोर्ट में ये फैसला हो गया है तो फिर तो उनके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। पहले ही उनका जो शपथ ग्रहण था वो कितने गुपचुप तरीके से हुआ। अब मैंने इलाहाबाद बार एसोसिएशन के जो सचिव है उनसे बात की थी, विक्रांत पांडे जी से, उन्होंने कहा हमें बताया ही नहीं गया, शनिवार को चुपचाप तरीके से उनका शपथ ग्रहण हो गया। तो जब इतनी इतनी सतर्कता क्यों बरती जा रही है भाई, वो भी कोर्ट की तरफ से? मेरी अदालत से 2 दरखास्त है। पहली बात कि किस आधार पे अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि जस्टिस वर्मा के लिए गए फैसलों की फिर से सुनवाई होनी चाहिए, पहला सवाल। दूसरा, अगर कुछ सब्सटेंशियल मिला हुआ है, अगर कुछ सब्सटेंशियल मिला हुआ है तो दिस मिस्टर एक्स शुड बी ट्रीटेड एज ए क्रिमिनल और उनकी लिबर्टी कर्टेल की जानी चाहिए। माना कि न्यायाधीश है तो उनको उनके घर में ही नजरबंद किया जाना चाहिए, उनसे इंटरनेट मोबाइल सारी फैसिलिटी उनसे ले ली जानी चाहिए, उनसे आने जाने मिलने वालों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, इन हाउस जेल कर देनी चाहिए, जिससे कि कम से कम एविडेंस जो कर रहे हैं कलेक्शन हमारे माननीय न्यायाधीश कर रहे हैं या जो जांच आगे कर रहे हैं उसको कहीं से वो प्रभावित ना कर पाए। सपोज करिए अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक्यूज फ्री छोड़ा हुआ है तो पुलिस कैसे अपनी जांच को कर सकती है आगे पे। मैं यहाँ पे पुलिस की जगह पे उन 3 न्यायाधीशों को रख रहा हूँ और मैं मान रहा हूँ कि वो अपनी ईमानदारी से जांच पूरी कर रहे हैं, जांच का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्यूज फ्री है और फ्री ही नहीं है, शपथ लेके बैठा हुआ है दूसरी जगह का न्यायाधीश बन करके, तो प्रभाव तो करने की स्थिति में है ही। अगर वहां से फोन घुमा के कहेगा कि मुझे सूचना आई है कि 3 जजों की पीठ फला जगह पे जा रही है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, उसके पहले वहां ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो, तो दिल्ली पुलिस का कौन अधिकारी होगा जो उनकी बात नहीं मानेगा। या फिर मान लीजिए कहीं रेड डालने वो चले गए बिहार में या कहीं पे, तो वहां डीजीपी को फोन कर देगा, तो डीजीपी की हिम्मत होगी कि मिस्टर वर्मा की बात को नहीं मानेगा। तो 3 जज बेचारे खाक छानते रहेंगे और कुछ मिलेगा नहीं, और अंतिम में आके यही कहना पड़ेगा हमें भाई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिले, इसलिए हम इस मामले को क्लोज कर रहे हैं और क्लीन चिट दे रहे हैं। तो लेकिन सवाल उठ गया फिर कि अगर कुछ मिला नहीं तो मामला क्यों फिर से खोल रहे हो? कुछ तो मिला है, कुछ तो मिला है, तो दिस पर्सन शुड बी ट्रीटेड लाइक एक्यूज। और जिस तरह से एक एक्यूज के और आईओ के बीच में संबंध होता है उसी तरह 3 जजों के और माननीय न्यायाधीश वर्मा जी के बीच होना चाहिए। और अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है तो अदालत को इस मामले को जल्दी से जल्दी जनता के बीच रख देना चाहिए, जिससे जो माननीय न्यायाधीश की साख का नुकसान हो रहा है। आप सोचिए किस तरह का ट्रॉमा झेल रहे होंगे इस समय। मैं इस चीज को कह रहा हूँ। चलिए हम आप तो अपनी बात मीडिया में कह ले रहे हैं, पब्लिक सोशल मीडिया पे लिख ले रही है। ट्रॉमा किसको होगा? आप कह रहे जस्टिस वर्मा को? भाई एक आदमी को 24, मैं उनको निर्दोष मान रहा हूँ ना, मैं क्यों कहूँ कि वो एक्यूज हैं। हो सकता है कल अदालत के सामने ऐसा कुछ एविडेंस ना मिले तो अदालत तो उनको फ्री करेगी। बिल्कुल। तो अगर वो निर्दोष हैं, क्योंकि मैं उनकी उसी थ्योरी को मान लेता हूं कि उनके यहाँ पैसा प्लांट किया गया, लेकिन अगर पैसा उनके यहाँ प्लांट किया गया तो फिर से मामले की सुनवाई क्यों हो रही है? अगर वो निर्दोष हैं तो उनके फैसलों के सवाल क्यों उठाया हाई कोर्ट ने? जनता तो ये जानना चाहती कि वो जो जितने भी करोड़ थे, कोई कहते हैं 788 थे, कोई कहते हैं 156 थे, 190 थे, जितने भी करोड़ रुपए थे,
जनता जानना चाहती है आखिर थे किसके, क्या इस सवाल का जवाब ये 3 जजों की कमेटी कभी दे पाएगी, या ये गोल 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 घूमते घूमते एक दिन आ जाएगा कि पता नहीं किसके पैसे थे, कोई ऐसे ही छोड़ गया। उस फायरमैन की बात मुझे याद आती, महात्मा गांधी जल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और कह रहे हैं ना कि सिलेक्शन प्रोसीजर को फिर से सोचना चाहिए न्यायाधीशों के, कि ऐसी सिचुएशन में अगर कोई अनुभवी न्यायाधीश होता, मैं सीधे कह रहा हूँ, अगर कोई अनुभवी न्यायाधीश होता या गट्स वाला होता तो अपना स्टैंड लेता, हो कहता आई एम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आई विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं उस चीज को दिखाऊंगा जनता को क्या सही है क्या गलत है। सर मैं तो आम आदमी के तौर पर ही सोचती हूँ कि जिन जज महोदय पर इतने संगीन आरोप लग गए उन्हीं को कहना चाहिए था कि मैं अपने आप को किनारे करता हूँ, अभी मैं एक तरह से इस्तीफा देता हूँ या मैं सस्पेंडेड हूँ, मैं काम पे नहीं आऊंगा जब तक कि मैं पाक साफ साबित होकर बाहर नहीं निकलता। मैं यही कह रहा हूँ कि न्यायिक प्रक्रिया जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है उस पर सोचने की आवश्यकता है कि हम कैसे लोगों को सिलेक्ट कर ले रहे हैं जिनके पास पद से चिपके रहने की, मैं इसको तो पद से चिपकना ही कहूंगा। बिल्कुल। अगर मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं, मेरे खिलाफ मेरी प्रतिष्ठा को कोई आंच आ रही है, तो मैं तो उस सीट पे बैठूंगा नहीं, उस सीट की तरफ देखूंगा नहीं जिसके लिए मेरे खिलाफ जो है आरोप लग गए। आखिर आप में और एक राजनेता में अंतर क्या रह गया? राजनेता भी तो यही करते हैं कि इस्तीफा नहीं दूंगा चाहे जो कर लो, त्यागपत्र नहीं दूंगा चाहे जो कर लो, चाहे मैं जेल में तिहाड़ में रह के आ जाऊं तब ना दूंगा। यही तो गुस्सा है कि भाई एक आम आदमी से, एक नेता से, एक अधिकारी से, एक पुलिस के अधिकारी से, सभी से एक सुचारिता की उम्मीद की जाती है, लेकिन वह सुचारिता क्या यहाँ नहीं लागू होती है? चलिए माना कि आपके नेपोटिज्म पे कोई सवाल नहीं करता, अगर कोई टैलेंटेड है तो बाप अगर न्यायाधीश है तो बेटा भी न्यायाधीश हो गया, बेटे का बेटा भी न्यायाधीश हो गया, लेकिन जिस काम की आप शपथ ले रहे हो, जिस काम को करने के लिए आपको जिम्मेदारी दी जा रही है, उसमें आप अगर सक्षम नहीं हो, या ये कहें कि ऐसी सिचुएशन में देश को बचाने की स्थिति में नहीं हो, तो निश्चित ही वह सिलेक्शन प्रक्रिया पे तो सवाल उठेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर प्रतिष्ठित व्यक्ति होता कोई, या सम्मानित व्यक्ति होता जिसको मतलब हिम्मत होती कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करूंगा या इसकी साख को बचाऊंगा, किसी ने आके कहा? रिटायर्ड जज भले एक आध बोले हों, लेकिन सिटिंग जज में कोई आके नहीं कहा कि भाई इस मामले को हम ट्रांसपेरेंट वे में देखेंगे, या रजिस्ट्रार के थ्रू ही अपने बुलवाया। चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, रजिस्ट्रार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं हाई कोर्ट के बिहाफ पे, सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे। एक तरफ एकदम सन्नाटा है, और वो सन्नाटा ही है कि लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। लेकिन याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट के लॉन्स में बैठ के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था ना, तो यहां तो पूरे इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठ रहे हैं। अब तो सबको बाहर आकर बोलना चाहिए था, अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? पूरा कुनबा एक तरह से सवालों के घेरे में। सर उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं, उपराष्ट्रपति का बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने ऐसे उठकर नहीं बोला, कितने विस्तार से सवाल उठाए। तो मुझे लगता है सर कि इट्स हाई टाइम इस विषय पर जरूर सोचने की जरूरत है। देखिए मेरी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन मैं वो धृतराष्ट्र नहीं बन सकता, या वो पांडवों की उस टीम में नहीं हो सकता जहां पर द्रौपदी की इज्जत दांव पे लगी हो। मैं मौन नहीं रह सकता, मैं महाभारत होने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब मौका है तो उसी समय रोको जिस समय द्रौपदी को जुए पे दांव पे लगाया गया। चीरहरण की नौबत तक इंतजार क्यों करूं? चीरहरण होने के बाद कुछ नहीं बचेगा। अभी जो स्टेज है वह यह है कि जुए पे लगी हुई है दांव सुप्रीम कोर्ट की, और कल को जब चीरहरण हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। और सर इस वक्त जो लोग मौन पर हैं, सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे। तो जो हालात बन रहे हैं, आप सोचिए कैसे कैसे हैशटैग चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर कि शर्मसार हो जाता है एक आम आदमी की हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये सब सुनने को मिल रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कोई बाहर का आदमी नहीं है, अंदर बैठे लोग ही हैं। सर आपने समय निकाला, इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।